आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में आगमन विधि या आगमन प्रणाली। इससे पूर्व आपने पढ़ा था निगमन विधि। अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए दो प्रणालियाँ सामान्यतः काम में ली जाती हैं, आगमन और निगमन। निगमन के बारे में पूर्व में पढ़ चुके हैं। आगमन प्रणाली को प्रयोगसिद्ध या अध्ययन की ऐतिहासिक रीति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि निष्कर्षों का आधार होता है एकत्रित सामग्री या आंकड़े। इसे सांख्यिकी रीति भी कहते हैं। चूँकि प्राप्त निष्कर्ष जीवन के वास्तविक तथ्यों के अनुरूप निकलते हैं, इसलिए इसको हम अध्ययन की वास्तविक प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली निगमन प्रणाली के बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि आपने पढ़ा था, निगमन प्रणाली में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है, जबकि इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। जर्मनी के ऐतिहासिक संप्रदाय ने इसका विकास किया है। वास्तव में इस संप्रदाय ने इतिहास के आधार पर आर्थिक विज्ञान का विकास किया है। वे पहले इतिहास से विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, फिर इसके आधार पर विशिष्ट सत्यों का पता लगाया जाता है और फिर जीवन के वास्तविक तथ्यों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है। इस प्रकार आगमन प्रणाली में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी का एक सामान्य अनुभव यह है, शाम एक मनुष्य है, मृत्यु को प्राप्त होता है। राम भी मनुष्य है, मृत्यु को प्राप्त होता है। हरि भी मनुष्य है, मृत्यु को प्राप्त होता है। अलाउद्दीन भी मनुष्य है, मृत्यु को प्राप्त होता है। जोसेफ भी मनुष्य है। तो जब सभी व्यक्ति इसी को प्राप्त हो रहे हैं, तो इन व्यक्तिगत घटनाओं के आधार पर हम एक ये सामान्य नियम बनाते हैं कि मनुष्य मरणशील है। जे.के. मेहता के अनुसार आगमन प्रणाली अध्ययन की वह प्रणाली है जिसके द्वारा हम दो घटनाओं के बीच कारण और परिणाम का संबंध स्थापित करते हैं। ऐसी दशाओं का परीक्षण करके जिनमें कारण और परिणाम के स्वभाव की बहुत सी घटनाएं एक दूसरे से अविच्छिन्न का मतलब अलग अलग रूप में बिखरी हुई मिलती है। आगमन प्रणाली की इस विधि के आधार पर ही हम अर्थशास्त्र में एंजिल का उपभोग नियम, आप आगे पढ़ेंगे, मांग का नियम, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आदि की रचना की गई है। एक उदाहरण है, दूध की कीमत में वृद्धि होने पर हम देखते हैं राम पहले की अपेक्षा दूध कम खरीदता है, श्याम भी पहले की अपेक्षा दूध की कम मात्रा खरीदता है और मोहन भी। तो स्पष्ट है कि दूध की कीमत में वृद्धि होने से दूध की मांग कम हो जाती है। अन्य शब्दों में, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर अन्य बातें समान रहने पर उसकी मांग में कमी होती है। ये एक सामान्य नियम बना दिया गया है। इस प्रकार अनुभव और परीक्षण के आधार पर इस प्रणाली के अंतर्गत आर्थिक नियमों की रचना की जाती है। जर्मन संप्रदाय के अनुसार अध्ययन का आधार ऐतिहासिक अनुभव है। जर्मन संप्रदायवादियों का ये तर्क था कि अर्थ विज्ञान और उसके नियमों का केवल सापेक्षिक महत्व है, वे देश काल की दृष्टि से सर्वव्यापी नहीं हैं। पर्यवेक्षण और विश्लेषण के आधार पर इन निष्कर्षों की पुष्टि की जानी चाहिए ताकि वास्तविक जीवन के तथ्यों के अनुरूप इन्हें बनाया जा सके। वर्तमान समय में सांख्यिकी विज्ञान के विकास ने विशेष रूप से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में आगमन प्रणाली के अभूतपूर्व महत्व प्रदान किया है। सांख्यिकी रीतियों के उपयोग के द्वारा आगमन प्रणाली में अधिक निश्चित और शुद्ध प्रमेय और सिद्धांतों की रचना की जाती है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने आगमन विधि को दो भागों में बांटा है, परीक्षण विधि, सांख्यिकी विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस विधि में सामान्य सत्यों की जांच के लिए एकत्रित तथ्यों को प्रयोगशाला में परीक्षण करके देखा जाता है, फिर उसके वैधता की पुष्टि की जाती है। प्राय यह विधि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे उपयोगी विषयों में उपयोगी है। जहाँ तक इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, अर्थशास्त्री को अपने परीक्षणों के लिए ऐसी कोई मानव प्रयोगशाला का उपयोग संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र का जो अध्ययन विषय मनुष्य है, वो उसका व्यवहार निरंतर बदलता रहता है, जिसके संबंध में भौतिक विज्ञान जैसे परीक्षण यहाँ संभव नहीं होते। सांख्यिकी विधि, इस विधि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से समंकों को एकत्र किया जाता है, उनका वर्गीकरण, उनको सारणियों में प्रस्तुत करना, फिर विभिन्न सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं।
जिसे हम आर्थिक नियम कहते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि मनुष्य के व्यवहार का भौतिक प्रयोगशाला की भांति परीक्षण नहीं किया जा सकता, अतः नियमों को शुद्धता का उच्च स्तर देने के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। अनेक आर्थिक प्रणाली में आगमन प्रणाली में अनेक विशिष्ट घटनाओं के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अब देखना यह है कि आगमन प्रणाली के लाभ कौन कौन से हैं। वास्तविक निष्कर्ष। इस प्रणाली में वास्तविक समस्याओं से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों के आधार पर नियमों की रचना की जाती है। ये नियम निरीक्षण तथा प्रयोग पर आधारित होते हैं। इनमें 100% सत्यता और विश्वसनीयता होती है। निष्कर्षों की परख। टेस्ट ऑफ कंक्लूजन्स। इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके निकाले गए जो निष्कर्ष हैं उनको वास्तविकता और सत्यता की जांच की जा सकती है। प्रोफेसर कोशा ने व्याख्या की है, ये विशृंखल कारणों के अस्तित्व की जांच, उसकी तीव्रता की माप और कम से कम जांच के प्रयोगसिद्ध नियमों की खोज का एक साधन है। त्रुटियों का निराकरण। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आगमन प्रणाली की प्रकृति जो है वो प्रायोगिक है, यानी प्रायोगिक अर्थ होता है परिवर्तनशील, बदलने वाला। अतः इसके अंतर्गत पुराने नियमों को ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जा सकता, वरन आवश्यकता अनुसार संशोधन करना आवश्यक होता है। इस प्रणाली में अनुभवों के आधार पर परिवर्तनशील घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। भावी अनुसंधान में सहायक। सामान्य सिद्धांतों की खोज व स्थापना द्वारा आगमन प्रणाली भावी अनुसंधान के कार्य में सहायता प्रदान करती है। एक बार सामान्य सिद्धांत की रचना हो जाने के बाद ये भावी अनुसंधान के कार्यों का प्रारंभिक बिंदु बन जाता है। आगमन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि स्थापित निष्कर्ष किसी एक ऐतिहासिक स्वयं नहीं बोलते, ऐतिहासिक होते हैं, वे केवल विश्लेषण, तुलना, परिकल्पना द्वारा बोलने योग्य बनाए जाते हैं। अब निष्कर्ष। निगमन और आगमन प्रणाली के गुण और दोष को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि इनमें से कोई भी एक प्रणाली अपने में पूर्ण नहीं है, बल्कि सच यह है कि एक का अधूरापन दूसरे के द्वारा पूरा होता है और दूसरे की कमी पहले के द्वारा, यानी ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतियोगी। यही कारण है मार्शल ने इन दोनों को मनुष्य के दो पैरों के समान बतलाया है। आर्थिक विश्लेषण में दोनों ही प्रणालियाँ समान रूप से उपयोगी हैं। प्रोफेसर पेरेटो के मतानुसार किसी भी एक पद्धति की व्याख्या करना व्यर्थ है, क्योंकि हमारे विज्ञान का उद्देश्य आर्थिक असमानताओं की खोज करना है, जबकि किसी भी प्रणाली का उपयोग अपने स्थान पर ही उचित है, जिसके माध्यम से हम वांछित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का भी यही कहना है कि दोनों प्रणालियों को मिश्रित रूप से काम में लेना ही श्रेयस्कर है। लिप्शे और स्टीनर के अनुसार निगमन तथा आगमन दोनों का ही वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोग किया जाता है, जो आर्थिक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। इसी प्रकार सैमुअलसन की यह टिप्पणी अर्थपूर्ण है। यदि सिद्धांत और निरीक्षण दोनों को समुचित रूप से समझा जाए, निगमन और आगमन में कोई विरोध नहीं हो सकता। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं वो इन दोनों प्रणालियों को एक ही रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आगमन और निगमन दोनों प्रणालियों को एक साथ काम में लिया जाना चाहिए। इनमें मुख्य रूप से अंतर क्या है, एक बार और बता देते हैं। आगमन प्रणाली में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है, यानी विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करके सामान्य नियम बनाए जाते हैं, और निगमन प्रणाली जो है उसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, यानी कुछ मान्यताओं के आधार पर, कुछ परंपराओं के आधार पर हम कुछ धारणाएं बना लेते हैं, कुछ सिद्धांत बना लेते हैं, फिर उनका व्यक्तिगत इकाइयों पर परीक्षण किया जाता है और उनकी सत्यता की जो है जांच की जाती है। इन दोनों विधियों का प्रयोग वैसे तो ज्ञान की सभी शाखाओं में
किया जाता है। स्पेशल रूप से गणित के सूत्रों का निर्माण जो है वो आगमन और निगमन दोनों विधियों के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।